चलिए सर, आपने सभी ने क्लोज पैकिंग पढ़ी और सर बहुत मजा आया होगा, ऐसा उम्मीद करता हूं मैं। ठीक है, अब सर क्लोज पैकिंग सर टफ तो थोड़ा बहुत था, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसका मैंने बोला था कि सर एक इजी वे भी बताऊंगा, एक चार्ट बताऊंगा। एग्जाम में जो क्लोज पैकिंग से चीजें पूछी जाती है वो तीन चीजें होती है, बताइए क्या? एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर और दूसरा अरेंजमेंट या पैकिंग भी कभी कभी पूछ लेते हैं। क्लियर है? तो आपको वही याद करना है। क्लियर है? बिल्कुल सर, बस वो आप चार्ट याद कर ले, सारी क्लोज पैकिंग याद होगी। सर आपने फिर फालतू क्या पढ़ा दी? वो इसलिए पढ़ा दी कि सेटिस्फेक्शन हो जाए कि ये चीजें आई कहां से, नहीं तो मन में जिज्ञासा जागी रहती सर कहां से आई ये चीजें, तो बता दिया। अब सर चार्ट देखिए, ये क्लोज पैकिंग का क्या है चार्ट, इसको याद कर लो। एक नंबर फंस गया मेरा, समझ बस सर एक नंबर। देखो यहाँ पे सबसे पहले 1D था, 1D में आपको याद है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था सर? 2। कितना था? 2, बिल्कुल। फिर 1D के बाद क्या आया सर? 2D। 2D में दो टाइप की पैकिंग थी, बिल्कुल सर, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो अरेंजमेंट था वो कौन सा था? ए टाइप अरेंजमेंट। कौन सा? ए टाइप अरेंजमेंट। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था सर? 4। क्लियर है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में सर ए बी टाइप, ए बी टाइप क्या था? अरेंजमेंट। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था? 6। चलिए बड़ी जल्दी सर होगी। अब आता है 3D। क्या आता है सर? 3D। 3D सर हम लोगों ने दो तरीके से पढ़ी थी, देखो बहुत ध्यान से। फ्रॉम स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा था फ्रॉम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 3D इसकी मदद से बनाते थे और इसकी मदद से, मैंने बताया था अगर आपको याद हो, अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग पे सेम लेयर रखो, क्या रखो सर? सेम लेयर। सेम लेयर रखोगे तो जो बनती थी पैकिंग वो कौन सी बनती थी? सिंपल क्यूबिक। और अरेंजमेंट ए टाइप। कौन सा? ए टाइप। और कोऑर्डिनेशन नंबर सर जो बनता था, याद है ना आपको, क्या था? 6। और अगर सेकंड लेयर रखो, सेकंड लेयर रखो सर, और फिर सेकंड लेयर के बाद क्या रखो? थर्ड लेयर। तो सर इसमें जो आता था सेकंड लेयर आता सैंडविच बनता था, आपको याद हो। सेकंड लेयर रखो फिर तीसरी लेयर रखो तो सैंडविच बनता था। तो उसमें जो आता था वो कौन सी आती थी सर? बीसीसी। कौन सी? बीसीसी। और बीसीसी आपको याद है, सेकंड लेयर रखते थे फिर थर्ड लेयर रखते थे। ठीक है, सेकंड लेयर रखो फिर थर्ड लेयर रखो, तो जो आती थी वो पैकिंग कौन सी होती थी? बीसीसी। और बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 8। और ये ए बी याद है सैंडविच वाली, पहले ब्रेड ए, फिर आलू बी, फिर ब्रेड, फिर ए, तो ए बी टाइप हो जाती थी। क्लियर है? सब बिल्कुल आ गया। इसका सर याद होना चाहिए आपको। देखो यहाँ पे मैंने बोला था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में दो टाइप के वॉइड होते हैं, एक तो ऐसे और एक ऐसे सर, ये अपर ट्रायंगुलर वॉइड और लोअर ट्रायंगुलर वॉइड, ये बोला था मैंने। बिल्कुल सर, मैंने बोला था जब हम या तो इसको ढक सकते हैं या इसको ढक सकते हैं, बोला था। बिल्कुल, हमने ढका किसको था? इसको। अगर हम सेकंड लेयर इसको ढकने के लिए रखते हैं, देखो सेकंड लेयर जब आप रखोगे तो ये भी ढकेंगे ये भी ढकेंगे, पर ये कुछ ढकेंगे, पूरे नहीं ढकेंगे, याद रखना। तो जब आपने सेकंड लेयर इस पे रखी, सेकंड लेयर इस पे भी आएगी, पर कवर कौन हो रहा है? ये। जब आपने सेकंड लेयर इस पे रखी इसको ढकने के लिए, इसको ढकने के लिए, तो दो टाइप के वॉइड बने। कितने टाइप के वॉइड बने सर? दो टाइप के वॉइड बने। एक टेट्राहेड्रल वॉइड इन लेयर ए और एक टेट्राहेड्रल वॉइड इन लेयर बी। सब बिल्कुल आ गया। और इसमें जब आपने सेकंड लेयर रखी तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना। क्या बना? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये तो लेयर ए बना तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करने के लिए थर्ड लेयर रखते हो, कौन सी लेयर रखते हो? थर्ड लेयर। बिल्कुल, जब आप थर्ड लेयर को कवर करने के लिए रखते हो तो एससीपी आती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। याद होगा, ए बी टाइप अरेंजमेंट और कोऑर्डिनेशन नंबर 12। बिल्कुल सर, आ गया। इसमें अगर सर आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करने के लिए थर्ड लेयर रखते हो, तो जो अरेंजमेंट आता था वो आता है एफसीसी, जैसे हम लोग सीसीपी भी बोल, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और अरेंजमेंट एबीसी टाइप। ठीक है सर, बिल्कुल। और कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आ गया। तो सर इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं याद। सर हमें इसमें कंफ्यूजन होती है, इसमें और ये, इसमें क्या फर्क होता है? ये 2 डायमेंशनल है और ये क्या है? 3 डायमेंशनल। सर क्वेश्चन पूछो जरा हमसे, कैसे? देखो क्वेश्चन पूछता हूं मैं, बताइए व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। बिल्कुल सर, स्क्वायर क्लोज पैकिंग का 2 डायमेंशन में होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो बताइए राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। बिल्कुल सर, 6। बिल्कुल। राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी। सर बिल्कुल 8। कितना हो गया? 8 आ गया। कोई डाउट है? बिल्कुल सर।
सर राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एससीपी इन 3D तभी बोलना 12। राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एफसीसी इन 3D होता वो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ऐसे पूछा। अरेंजमेंट रेयर ऑफ द केसेस है कि अरेंजमेंट पूछ ले जाए। आपसे क्या पूछा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर। बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। क्या सर कर सकते हैं सर, बिल्कुल बता सकते हैं। तो आपको याद हुआ, बिल्कुल सर। तो एक बात जरा ध्यान से देखना। चलिए अब सर एक चीज और बची है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, वो हम लोग बता लें। उस पर बेस न्यूमेरिकल भी आते हैं। क्या आते हैं, न्यूमेरिकल। ये चीजें बड़े बड़े अक्षरों में अपनी कॉपी में लिख लेना कि अगर सर नंबर ऑफ एटम n है, नंबर ऑफ एटम कितने हैं, n, इफ नंबर ऑफ एटम इज n, बिल्कुल सर, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड कितने होते हैं, 2n। अगर एटम n बनते तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड कितने बनते हैं, 2n। और ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड जितने एटम होते हैं, जितने एटम होते हैं। एटम तो निकालना जानते हो ना सर, बिल्कुल सर। बताइए कैसे। अगर आपको याद हो मैं डाल दूंगा SC, BCC, SCP और FCC। बताओ नंबर ऑफ एटम, बताना तुम लोग। इसमें नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं सर, एक। याद करने के तरीके, S फॉर सिंगल मतलब 1, B फॉर बाई मतलब 2, और H फॉर हेक्सा मतलब 6, और F फॉर 4 मतलब 4। तो एटम तो आपको याद होने चाहिए। क्लियर है सर। अब आ गया। अगर किसी में एटम 1 है तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड सर 2 आ गया। और अगर एटम 4 है तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड 8, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड 4 आ गया। सुन में कोई डाउट है, नहीं आया सर हम ये कह रहे हैं जैसे BCC है, इसमें नंबर ऑफ एटम हम आपसे पूछ दें और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड पूछ दें और ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड, बता सकते हो। इसमें नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 2। टेट्राहेड्रल बॉन्ड डबल हो जाते हैं 4, और ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड जितने एटम होते हैं 2 आ गया। बिल्कुल सर। तो क्या सर ये पूछेंगे पेपर में, बिल्कुल नहीं पूछेंगे। इससे न्यूमेरिकल आता है। क्या आता है, न्यूमेरिकल। ध्यान से देखो, इसको बूटी बना के रट लो। अब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। क्या करते हैं, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल सर कैसे आते हैं, फॉर्मूले बेस। कैसे आते हैं, फॉर्मूले बेस। देखो क्वेश्चन मैं लैंग्वेज में लिखूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। मान लो कोई एक कंपाउंड है, ए है और बी है, 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, ठीक है। बिल्कुल सर। ए बना रहा है CCP, ठीक है, और बी है ऑक्यूपाई, सॉरी, ठीक है। ए फॉर्म क्या, CCP, और बी जो है, बी ऑक्यूपाई कर रहा हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। क्वेश्चन में लिखा है, कह रहे डिटरमाइन द फॉर्मूला। सर समझ में आ गया। क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा, अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट A and B, in which element A occupies CCP cubic close packing and element B occupy half of octahedral bond। तो आप कर लेना A, B और ये सामने चीजें, इतनी चीजें तो कर लो, मैंने सिखा दी थी उसमें। बिल्कुल सर। फॉर्मूला निकालना, तो सर कैसे करोगे सॉल्व, बहुत आसान। बताइए, ए सर CCP में है, तो CCP मतलब कितने एटम, याद है CCP का मतलब क्या होता है सर, FCC, और FCC का मतलब 4 एटम। बिल्कुल सर, आ गया। और हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। तो एक बात बताओ, अगर एटम 4 है, अगर एटम क्या है 4, तो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कितने होंगे सर, 4। तो 2 दूनी 4, कितने हो गए, 2। अब रेशियो निकाल लो सर, A/B। ए कितने हैं, 4 रेशियो 2। क्या ये किसी से डिवाइड हो सकते हैं, बिल्कुल 2 से। तो कितना हो जाएगा, 2 2 या 4, 2 बन जाए। और किसी से डिवाइड हो सकते हैं, तो ये सिंपलेस्ट रेशियो हो गया। तो फॉर्मूला बता सकते हैं लोग। सर बताइए कैसे। ये देखिए, ए कितने आ गए, 2, और B 1, तो 1 को नहीं लिखते, तो फॉर्मूला आ गया A/B। बिल्कुल आ गया सर। अब एक क्वेश्चन और बता दो। देखो क्वेश्चन लिख दे सर, नहीं क्वेश्चन लिख दो, हमें तो ऐसे समझ में ही नहीं आएगा। लो, नहीं मान रहे तुम। अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट, लो सर लो, X and Y, ठीक है, in which element X occupy the SCP स्ट्रक्चर। क्या, SCP स्ट्रक्चर। ओके सर। चलिए सर, while क्वेश्चन लिखना सबसे बोरिंग होता है क्या दूसरा सर, जब आप क्वेश्चन लिख रहे होते तो हम क्या करें, तो हमें तो समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। आप हमें देखो बस, बिल्कुल। while the element Y occupy 2/3 सर। क्वेश्चन ज्यादा लंबा है क्या, आप ना लिखते, कोई दिक्कत नहीं है। टेट्राहेड्रल बॉन्ड, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके NCERT का ही क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं लिख रहा था कि टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, कहते सर टाइम तो बहुत है हमारे पास, टाइम बहुत है। डिटरमाइन द फॉर्मूला। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है सर। चलिए करें।
पहले बताइए, क्वेश्चन में लिखा है कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट एक्स एंड वाई, तो वो लिख लो कि 2 एलिमेंट है एक्स और वाई, लिख लिया। अब कह रहे हैं कि सर एक्स ऑक्यूपाई एससीपी, एक्स कहां प्रेजेंट है एससीपी में, ठीक है। अब क्या है वाई ऑक्यूपाई 2/3, 2/3 का मतलब होता है 2/3, वाई ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, क्लियर है, बिल्कुल सर। अच्छा तो एससीपी मतलब याद है कितने एटम है, बिल्कुल सर, एच फॉर हेक्सा मतलब 6, बिल्कुल सर, मतलब बुद्धि तुम्हारी तेज है। और टेट्राहेड्रल वॉइड, देखो एक बात सुनो, अगर एटम 6 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, डबल सर, अगर एटम n है तो डबल होते हैं टेट्राहेड्रल, तो एटम 6 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड 12, और 3 4 जा सर 12, और 4 2 जा 8 आ गया। तो सर देखिए x रेशियो y, x कितने हैं 6, y कितने हैं 8, ये किसी से डिवाइड हो सकते हैं सर, 2 से हो सकते हैं, कर लीजिए 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, अब नहीं हो सकता, फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया सर फॉर्मूला, क्या आ गया फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है सर, x कितने हैं 3 और y 4 आ गया सर। इसी के साथ हम अगर कहें तो हमारा जो पार्ट 4 है ना, वो क्या होता है सर, फिनिश होता है, ठीक है। इसी तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं, क्लियर है सर, आ गया समझ में, बिल्कुल सर, पूरी तरीके से पूर्णतः समझ में आ गया मुझे, क्लियर है। चलिए अभी डेंसिटी और बची है, डेंसिटी आप और पढ़ लें, इसके बाद ठीक है, डेंसिटी के बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलिए चलिए सर, अब पैकिंग इन सॉलिड वाला टॉपिक खत्म हो चुका है, आई होप आपको मजा आया होगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सर डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। देखिए डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्पज से, क्यों, क्योंकि अगर मैंने बोला था ये इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 4 मार्क्स है, वो 4 नंबर से जो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है वो चांसेस यहां से बहुत ज्यादा होते हैं। क्या सर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं, यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। कैसा आता है सर, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सर न्यूमेरिकल मतलब फॉर्मूला भी होगा, हाँ बिल्कुल फॉर्मूला है। तो सबसे पहले सर हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे, फॉर्मूले के बारे में अच्छी चीजें हम लोग बहुत अच्छा हम जान लेंगे। उसके बाद उस फॉर्मूले को उपयोग कैसे किया जाता है न्यूमेरिकल में हम लोग वो जानेंगे, और फिर उसके बाद नॉर्मल सी बात है, जितने भी टाइप के इस पे न्यूमेरिकल बनेंगे वो हम लोग एक एक करके सारे सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा क्या सर, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। क्या है सर, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। आप डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल भी बोल सकते हो इसे आप, या डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल भी बोल सकते हो, या डेंसिटी ऑफ आप इसे क्या बोल सकते हो, सॉलिड भी, जो आपका मन हो आप उसे बोल सकते हो। आ गया समझ में, ठीक है सर। तो आप सभी को पता तो हो गई कि यूनिट सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्कुल सर, यूनिट सेल हमारा क्यूब है। इस बात को आप हमेशा याद रखना कि यूनिट सेल में जब भी बोलूं तो उसका मतलब क्या है, क्यूब। और क्यूब में क्या होती है सर, एज लेंथ। तो हम लोग सबसे पहले लेट करें ले रहे, लेट द एज लेंथ, लेट द क्या बेटा, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। आप सभी को पता होगा यूनिट सेल की जो एज लेंथ है उसको हम लोग अभी तक तो क्या मानते हैं सर, ए, तो हमने ए मान लिया, क्लियर है। तो लेट द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल बी ए। तो अब सर निकालनी क्या है हमें, डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला भी आप लोग अगर बहुत अच्छे से जानते होंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर हम इसको डिवाइड कर ले तो सर डेंसिटी, किसकी डेंसिटी निकालनी है सर, यूनिट सेल की, किसकी, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। अच्छा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का क्या हो जाएगा सर, नॉर्मल सी बात है, मास ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल, और अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। बिल्कुल सर सही बोल रहे हैं आप, यही फॉर्मूला हमने अभी तक पढ़ा है। अगर एक बात बताओ, अगर हम ये निकाल लें तो फॉर्मूला भी आ जाएगा। तो अब हमारा सिर्फ एक ही मकसद है डेंसिटी निकालने का, उसके लिए क्या निकालनी पड़ेगी सर, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और मास ऑफ यूनिट सेल। तो चलिए सबसे पहले सर हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्या, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अच्छा आप सभी को पता है, मैंने बताया था कि यूनिट सेल को हम लोग क्या मान के चल रहे सर, क्यूब। अगर क्यूब की एज लेंथ ए है तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा सर, ए क्यूब। तो आप बताइए, क्यूब का वॉल्यूम आ गया, ए क्यूब, बिल्कुल आ गया। अब क्या निकालना है, मास ऑफ यूनिट सेल। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो सकता है, पर आप लोग इंटेलिजेंट है तो आपके लिए डिफिकल्ट टास्क नहीं होगा। तो देखना है आप सर मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालेंगे। एक बात बताइए, ये कमरा है, इस कमरे में 4 लोग हैं, तो हम कहेंगे इस कमरे का वॉल्यूम बताओ या मास बताओ। तो हम ये कहेंगे जितने लोग हैं उन सबका मास जोड़ दो, इस कमरे का मास निकल आएगा, क्लियर है। तो
मान लीजिए कैसे निकालोगे, कितने लोग हैं और इनटू हर एक का मास, क्योंकि हम मान लेंगे सभी का मास क्या है, सेम। क्या है, सेम। जैसे एक मान लो एक यूनिट सेल है, इसके अंदर बहुत सारे एटम हैं और हमें इस यूनिट सेल का मास निकालना, और हम ये मानते हैं कि सभी एटम का मास क्या है, बराबर। तो नॉर्मल सी बात है सर, नंबर ऑफ एटम बिल्कुल, इनटू मास ऑफ ईच एटम, इनटू मास ऑफ ईच एटम। अगर ये चीजें आ जाए दोनों तो बिल्कुल सर निकल आएगा। सर नंबर ऑफ एटम को हम लोग यहां लेट करेंगे जेड। क्या लेट करेंगे, जेड। अब सर मास ऑफ ईच एटम कैसे आए, जरा ध्यान से देख लीजिए, मैं ये निकाल के दिखा देता हूं। ये आपको पता होना चाहिए, मास ऑफ ईच एटम फिक्स होता है। किसी भी एटम का आपको मास निकालना हो, मोलर मास का अपॉन एवोगैड्रो नंबर आप डिवाइड कर दो तो क्या निकल आता है, मास ऑफ ईच एटम। सर ये फॉर्मूला कहां से आया, देखिए मैं बता दे रहा हूं, अगर समझ में आपको आ जाए ध्यान से देखिएगा। एक बात बताइए कि Na एटम्स हैं, इतने एटम्स का अगर हम कोई भी मॉलिक्यूल हो, कोई भी एलिमेंट हो, अगर हम उतने एटम का मास निकालें तो वो किसके बराबर होता है, मोलर मास के बराबर। किसके बराबर, मोलर मास के बराबर। तो बताओ एक एटम का मास कितना आ जाएगा, सर नॉर्मल सी बात है M/Na, तो वो यहीं से आया बेटा, ठीक है। तो एक एटम का मास कितना होता है, M/Na। आ गया ना समझ में, आ गया, बिल्कुल आ गया सर। इसको आप चाहे तो लिख भी लेना या आप छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए मास ऑफ यूनिट सेल निकाल लेते, कैसे निकालेंगे, एक यूनिट सेल में कितने एटम है और हर एटम का मास। तो नंबर ऑफ एटम हम लोग क्या कर लेते हैं सर, मास ऑफ यूनिट सेल। क्या सर, मास ऑफ यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम को हमने सर क्या लेट कर लिया, जेड। क्या लेट कर लिया, जेड। और बताइए मास ऑफ ईच एटम, हर एटम का मास कितना आया, M/Na। तो सर आ गया फॉर्मूले हमारे पास दोनों। बताओ क्या, वॉल्यूम निकालना था, वॉल्यूम भी आ गया, मास ऑफ यूनिट सेल भी आ गया, रख दो डेंसिटी के फॉर्मूले में तो आ जाएगा। बेटा डेंसिटी को हम डी बोलेंगे, किससे नोट करेंगे, डी से। कुछ बुकों में सर रो से भी, रो इससे नोट करते हैं इससे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सबके अपने अपने लॉजिकल है, पर मैं इसको डेंसिटी को यहां पे किससे नोट कर रहा हूं, डी से। तो चलिए सर, मास ऑफ यूनिट सेल कितना है, जेड इंटू M/Na, बिल्कुल सही, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है सर, AQ। देखिए वॉल्यूम ये तभी है जब हम यूनिट सेल को क्या मान रहे हैं, क्यूब मान रहे हैं, और क्लास 12 के सिलेबस में हम लोग पूरे बुक में यूनिट सेल को हम क्यूब मान के ही चलेंगे। क्लियर है, जब आप हायर क्लासेस में आओ तो फॉर्मूले और भी तरीके के हो सकते हैं, ठीक है, पर 12th क्लास के लिए सफिशिएंट है ये, Z/M और AQ इंटू N। या हम कह सकते हैं इस फॉर्मूले को, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्यूबिक यूनिट सेल। ये सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। आ गया समझ में सर, तो आप इसको नोट करना चाहेंगे, बिल्कुल नोट कर लीजिए, फिर हम इस फॉर्मूले का यूज पढ़ते हैं। क्लियर है, कर लिया सर नोट, बिल्कुल। तो बहुत ही आसान है सर, कैसे निकाला, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। हमने पहले वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल लिया, फिर मास निकाल लिया, दोनों चीज उठा के फॉर्मूले में रख दी, डेंसिटी आ गई। क्लियर है, क्या आ गई सर, डेंसिटी। अब आपने लिख लिया होगा, तो अब हम लोग इस फॉर्मूले को अच्छे से डिफाइन करते हैं। सर है क्या इस फॉर्मूले में, ऐसा क्या है, राज की बात है क्या इसमें, क्लियर है। चलिए सर, इस फॉर्मूले को हम लोग यहां लिखते हैं, फॉर्मूला है D बराबर जेड इंटू एम अपॉन AQ इंटू Na। AQ इंटू Na। देखिए एक बात जरा ध्यान से देखिए, किसी फॉर्मूले का अगर आपको यूज करना है न्यूमेरिकल में, तो सबसे पहले उस फॉर्मूले में जितने भी टर्म है उनका मतलब पता होना चाहिए, और अगर न्यूमेरिकल सही लगाना है तो उनकी यूनिट भी अच्छे से पता होना चाहिए। नहीं तो बेटा आधे से ज्यादा तो कैलकुलेशन ही नहीं कर पाते, और थोड़ी बहुत यूनिट इधर उधर हुई तो सर ने तो सर हमें फॉर्मूला लगाना सिखाया था, यूनिट का लेन देन तो सिखाया ही नहीं। तो यूनिट न्यूमेरिकल को लगाने के लिए यूनिट कन्वर्जन आना आपको बहुत जरूरी है। मैं आपको पूरा यूनिट कन्वर्जन तो नहीं सिखाऊंगा, पर यह है कि न्यूमेरिकल के दौरान जो जो यूनिट यूज होंगी वो मैं आपको जानकारी दे दूंगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए सर, अब हम लोग बात करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा सर, क्या ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे ये D4 क्या, D है क्या, पहले तो ये बताओ, डेंसिटी क्या है सर, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल कह दो या डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ठीक है सर। ये M क्या है यहाँ पे, मोलर मास, क्या है, मोलर मास। अगर एलिमेंट होगा तो उसका इसी को बोलेंगे क्वेश्चन में एटॉमिक मास। अगर एटॉमिक मास दिया जाए मोलर मास, वैसे होता तो अलग है, पर एलिमेंट के केस में उसे एटॉमिक मास दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में, क्लियर है, ठीक है। और मॉलिक्यूल के केस में मोलर मास लिखा होगा वो। और Na तो आप सभी को पता है, एवोगैड्रो नंबर, कौन सा बेटा,
एवोगैड्रो नंबर। और इसकी वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10 की घात या 10 की पावर 23। और न्यूमेरिकल में आसान बनाने के लिए आप इसको यूज करोगे 6 इंटू 10 की पावर 23, जिससे न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो ज्यादा पॉइंट वाली चीजें लोगे ना तो न्यूमेरिकल बहुत टफ बनने वाला है। तो इससे न्यूमेरिकल आएगा ये कंफर्म है, इस बात को याद रखना। हाँ, बाई चांस है तुम्हारी किस्मत ही खराब हो तो अलग बात है ना आए, वैसे 99% चांसेस है कि आएगा ही आएगा। सर ए को क्या बोलते हैं? ए को मैं बता दूं एज लेंथ। क्या बोलते हैं? एज लेंथ, या फिर क्या दूं लेंथ ऑफ, कुछ बुकों में लेंथ लिखा रहता है ऑफ यूनिट सेल, या साइड ऑफ यूनिट सेल भी बोल सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट नहीं, क्लियर है सर। अब आता है जेड। जेड को एक बात बहुत याद रखना, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं सर? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। सर दोनों में डिफरेंस क्या है, नंबर ऑफ एटम और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम? ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम में और नंबर ऑफ एटम। क्लियर है? चलिए सर, अब बात आती है सर, बहुत ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू पता है हमें, क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी या गिवन हो भी सकती। ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, ये भी गिवन होगा। और जेड, जेड जो है ना बेटा, जेड होता है, आपको वैल्यूज की याद रखनी पड़ेगी। सर कैसे? जरा ध्यान से देखो, इसकी सिंपल क्यूबिक के लिए आपको याद है, बीसीसी के लिए याद होनी चाहिए, एफसीसी के लिए याद होनी चाहिए, जैसे हम लोग सीसीपी भी बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और एक और होती है एससीपी। तो देखिए, आपको याद हो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, बिल्कुल याद है सर। एस फॉर सिंगल, सिंगल का मतलब एक, बी फॉर बाई मतलब दो। वैसे बी फॉर बॉडी सेंटर होता है, पर शॉर्ट ट्रिक के लिए बी फॉर बाई, और एफ फॉर 4, और एच फॉर हेक्सा मतलब 6। तो जेड, जब भी क्वेश्चन में ये लिखा हो तो समझ लेना 1 वैल्यू गिवन है, ये लिखा हो तो वैल्यू 2 गिवन है, ये लिखा हो तो 4, ये लिखा हो तो 6। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि जेड की वैल्यू कितनी गिवन है। क्लियर है? चलिए सर, हम पता लगा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। अब सर यूनिट की बात एक बार और बता दीजिए कि यूनिट होगी क्या, जरा ध्यान से सुनना। अगर हम देखो, जेड की तो कोई यूनिट नहीं होती, फिर से सुन लो, जेड की कोई यूनिट नहीं होती। अगर एमकेएस सिस्टम में है तो जो डेंसिटी है वो डेंसिटी होगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। ठीक है? और जो हमारा ए है वो होगा मीटर में, ये मीटर सेंटीमीटर में ही होता है। ठीक है? और जो मोलर मास है वो होगा किलोग्राम पर मोल में, फिर किसमें होगा? किलोग्राम पर मोल में। और एनए की कोई यूनिट नहीं होती इन्हीं टीम की। अगर सीजीएस सिस्टम में है, अब ये सिस्टम कह दो सर, हमें नहीं आता, तो बस इतना याद रखो कि अगर ए मीटर में दिया गया है तो फिर नॉर्मल सी बात है ये सारी यूनिट एक ही साथ होनी चाहिए। अगर डेंसिटी इसमें दी गई है तो ए मीटर में होना चाहिए और मोलर मास किलोग्राम पर मोल में ही होना चाहिए। क्लियर है? अगर डेंसिटी आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी गई है तो ए की वैल्यू किसमें होनी चाहिए सर? सेंटीमीटर में, और इसकी ग्राम पर मोल में। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल को लगाते समय हम लोग बेहतरीन तरीके से फॉर्मूले समझ लेते हैं कैसे लगाया जाता है। अगर आप पहले ही सारी कंक्लूजन दूर कर लें, अपने जो डाउट्स है वो दूर कर लें, तो न्यूमेरिकल लगने में चांसेस, मतलब लगने में कोई गलती होगी ही नहीं, बहुत ही कम, रेयर ऑफ द चांसेस है। तो पहली बताइए न्यूमेरिकल के लिए पहली चीज, पहले हमें पता होना चाहिए कि सर जो वर्ड्स दिए गए इनका मतलब क्या है। अगर मतलब पता है तब हम पता तो लगा पाएंगे किसकी वैल्यू है। और दूसरी उनकी यूनिट, उनकी यूनिट कौन सी यूनिट यूज करनी है, कब यूज करनी है। मैंने बोला जब ए मीटर में हो तो इसकी यूनिट ये होनी चाहिए और इसकी यूनिट ये होनी चाहिए, और जब ये इसमें हो तो ये दोनों, मतलब सेम सीक्वेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं इसके साथ ये वाली यूनिट यूज कर लो, नहीं कर सकते, न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा? गलत। क्लियर है? अब तीसरी चीज, सर क्वेश्चन को कितनी तरीके से ये घुमा सकते हैं। देखो वो तुम्हारे सामने दे कि तुम इससे पहले ही समझ लो कि कितने तरीके से क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। जिस दिन तुम लोग ये समझने लगे ना कि एक फॉर्मूले से कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, उस दिन तुम राजा हो गए। कहा हो गए? राजा। ठीक है? अब कहते सर राजा क्या होता है? बेटा राजा हो जाओगे जिस दिन समझ जाओगे एक फॉर्मूले पे कितने न्यूमेरिकल बेस्ड हो सकते हैं। तो करें सर? बिल्कुल। चलिए हटा दे इसको, लिख लो इसको अच्छे से। अब हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। और सर इसमें कितने केस बनेंगे? लगभग 5 या 6 केस बनेंगे जनरली। ठीक है? और हम लोग करते हैं। चलिए लिखिए आप इसे, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट करते हैं। हर एक टाइप पे एक न्यूमेरिकल लगाएंगे हम लोग इस पे। ठीक है? चलिए सर हम लोग इस पे पहले ये पढ़ लेते हैं सर कितने टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं, फिर हम लोग न्यूमेरिकल को लगाएंगे तो थोड़ा आसान होगा समझ में। देखिए आपके सामने फॉर्मूला है D इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एन ए, ये आपके सामने फॉर्मूला है।
और हम लोग के सामने सर कितने केस बन सकते हैं, कितने केस बन सकते हैं, तो जरा ध्यान से देखो। तो पहला केस फर्स्ट क्या होगा, बहुत ध्यान से सर, पहला केस फर्स्ट होगा, आपको जेड की वैल्यू गिवन है, ठीक है, टिक का मतलब गिवन है, और एम की वैल्यू गिवन है, मोलर मास की गिवन है, ए की गिवन है, एन की गिवन है, तो डी निकालना है। निकाल लोगे? बिल्कुल सर, डायरेक्ट अप्लाई द फॉर्मूला, सीधे फॉर्मूले को क्या करना है, अप्लाई करना है, अप्लाई द फॉर्मूला। ये तो बहुत आसान है, ये सब क्या बढ़ा रहे हो, मतलब मजाक कर रहे हो हमारे साथ, ये तो इतना तो हम पढ़े लिखे हैं ही हम लोग, इतना तो हम बता ही सकते हैं। हाँ वो अलग बात है, तुम बता सकते हो, पर मेरा फर्ज है बताना, तो मैं एक बार तो बताऊंगा कि अगर आपको ये गिवन हो, ये गिवन हो, ये गिवन हो, ये गिवन हो, फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल। केस सेकंड, सर मजाक हो रहा है हमारे साथ, मतलब क्या चाह रहे हो आप? देखो यहाँ पे दूसरा तरीका, दूसरा ये है कि आपको डी गिवन है, लो सर, बिल्कुल, हमें जेड गिवन है, हमें ए गिवन है, हमें एन ए गिवन है। देखो एन ए तो ज्यादातर के एग्जाम में बहुत ही रेयर ऑफ द केसेस है कि एन ए की निकालने की वैल्यू पूछे, वो तो सबको ही पता है जनरली, और आपसे पूछ दें क्या, एम निकालो, क्या निकालो, एम, तो निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सर कैसी बात कर रहे हैं आप, ये वैल्यू गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये नहीं निकाल पाएंगे हम? इन सब चीजों को इस तरफ लेता हूं, फॉर्मूला बन जाएगा, बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? बिल्कुल सर, बहुत आसान है ये तो निकालना, तो ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। सर कैसे? आपके पास फॉर्मूला है डी इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एन ए, हमें सब गिवन है सर, क्या निकालना, एम, तो एम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सारी चीजों को सर इस तरफ लेता हूं, डी इंटू ए क्यू इंटू एन ए, और अपॉन क्या सर, जेड। सर ये भी मजाक है, ये तो हम निकाल ही लेंगे, बहुत आसान है। सर केस थर्ड, सर केस बढ़ाते जा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना, आपको डी गिवन है, आपको जेड गिवन है, आपको एम गिवन है, आपको एन ए गिवन है। अब आपसे दो चीजें पूछी है, ए निकालो, ए निकालो और आर निकालो। लो सर, एक तक की तो कहानी सर ठीक है कि ए निकाल लेंगे, आर कैसे निकालेंगे, या कभी कभी क्वेश्चन में तुमसे ए पूछेंगे नहीं, डायरेक्ट कह देंगे कि आर निकालो, तो वहां थोड़ा लोचा हो जाता है। सर कैसे? देखो ए तो तुम लोग निकाल लोगे सर, कैसे, नॉर्मल सी बात है। देखो डी इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एन ए, हमें ए निकालना है, तो सर ए को इस तरफ लेता हूं, ए क्यू बराबर, और क्यू बेटा निकालना आना चाहिए तुम्हें, नहीं आता तो फिर बता देना, क्यूब की भी एक क्लास बनानी पड़ेगी मुझे, ठीक है। तो ये जेड इंटू एम अपॉन डी इंटू एन, ये हो गया। आपको ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, तो ए तो निकाल लोगे बिल्कुल, पर सर आर कैसे निकालेंगे? बेटा आर ही तो याद है, फ्रॉम रिलेशन, फ्रॉम रिलेशन, फ्रॉम रिलेशन यू कैन फाइंड आउट, क्या, आर की वैल्यू आप निकाल सकते हो। रिलेशन याद है, सिंपल क्यूबिक में क्या था, याद होगा आपको, ए बराबर 2r, बिल्कुल सर याद आ गया, और एफसीसी में था ए बराबर 2√2r, और बीसीसी में 4r अपॉन √3। तो जैसे ए निकल आएगा, ए की वैल्यू यहां रख के, मतलब जो भी सिंपल क्यूबिक होगा तो यहां रख देंगे, एफसीसी होगा तो यहां रख के आर की वैल्यू निकाल लेंगे। पर अगर क्वेश्चन में सिर्फ आर पूछा, तब भी बेटा क्या निकालना पड़ेगा, ए आपको निकालना ही पड़ेगा, तब जाके आर निकलेगा। क्लियर है? आ गया समझ में? डस्टर कहां गया, डस्टर आ गया समझ में? बिल्कुल आ गया सर। तो इस तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं। सर ये भी बड़ा मजाक है हमारे साथ। अच्छा एक बात और जरा ध्यान से देखना, केस थर्ड हो गए, केस फोर्थ, केस देखो हम जितने चाहे उतने केस बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर क्वेश्चन में डी दिया गया, आपको एम दिया गया, ए दिया गया, एन ए दिया गया, और आपसे पूछा है नेचर ऑफ यूनिट सेल, आपसे पूछा है नेचर ऑफ यूनिट सेल या टाइप ऑफ यूनिट सेल बता दो, या यूनिट सेल का टाइप बता दो, कौन से टाइप का यूनिट सेल है। तो बेटा यहां धोखा खा जाते हैं लोग। देखो डी आपको गिवन है, सही है, एम गिवन है, ए गिवन है, एन ए गिवन है। अब सर नेचर ऑफ यूनिट सेल तो आपने पढ़ा ही नहीं बेटा। नेचर ऑफ यूनिट सेल का मतलब ये पूछ रहे हैं कि सिंपल क्यूबिक है, बीसीसी है या एफसीसी है, ये पूछ रहे हैं। तो ये कैसे निकालोगे आप? ये निकालोगे जेड की वैल्यू से। तो इसका मतलब है जब भी ये पूछे तो समझ लेना आपसे क्या पूछा, जेड। जब भी क्वेश्चन में लिखा हो नेचर ऑफ यूनिट सेल या आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ यूनिट सेल, तो समझ लेना, आंख बंद करके समझ लेना क्या लिखा है, जेड। मतलब क्वेश्चन में पूछा है कि जेड निकाल लो, तो जेड तो निकाल लोगे। और सर जेड से टाइप कैसे बताए? अगर जेड की वैल्यू 1 आई तो सिंपल क्यूबिक, अगर 4 आई तो एफसीसी, और 2 आई तो बीसीसी। और एक बात, जेड की वैल्यू कभी एग्जैक्ट नहीं आएगी, पॉइंट में आएगी, तो वहां अप्रोक्स लगा देना। मान लो 3.8 आई तो उसे क्या लिख सकते हो, 4। 2 पॉइंट समथिंग आई तो उसे क्या लिख देना, 2 लिख देना। क्लियर है? 3 ना लिख देना किसी भी केस में, क्योंकि 3 तो किसी की भी नहीं होती। ठीक है, चलिए सर और कोई केस बचा है? बिल्कुल एक केस
और बचे हैं। ये लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिए? तो मैं एक केस और बताऊं आपको। बिल्कुल सर, एक केस और बता दो। केस फिफ्थ, क्वेश्चन में जब आपसे पूछे कि डी दिया गया है, जेड दिया गया है, एम दिया गया है, ध्यान से सुनना। नहीं, सॉरी, ये चीज नहीं। क्वेश्चन में अब तुम्हें कुछ अलग ही दे रहे हैं। अब तुमसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम निकालो। अच्छा बताओ सर, नंबर ऑफ एटम कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ एटम तो जेड को ही बोलते हैं। यही गलती कर देते हो आप। जब आपसे क्वेश्चन बोल दे कि नंबर ऑफ एटम निकालो, और भी कई सारी चीजें देंगे वो हम बता देंगे कैसे। जब आपसे क्वेश्चन में बोलते हैं नंबर ऑफ एटम निकालो, तो गलती कर देते हैं सभी के सभी। और जब गलती करते हो क्या तुम लोग जेड समझ लेते हो, जेड समझ के निकाल दे तो आंसर गलत आ जाता है, क्योंकि जेड ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा। तो सर नंबर ऑफ एटम का मतलब क्या है? मूल कॉन्सेप्ट। नंबर ऑफ एटम का मतलब बेटा यहाँ है मूल कॉन्सेप्ट। और आप सभी को याद होगा मूल कॉन्सेप्ट हमने कब पढ़ा था? हमने पढ़ा था 11वीं क्लास में। सर 11वीं क्लास की तो बात ही ना करो, 11वीं क्लास का तो बात ही ना करो। आप डायरेक्ट बताओ कि नंबर ऑफ एटम निकालते कैसे, हम याद कर लेंगे। देखो, अगर आपको मास गिवन हो, क्या गिवन हो? मास। तो हम मोलर मास का डिवाइड कर दो तो मोल निकल आते हैं, और मोल में एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल आते हैं? पार्टिकल। और एटम ही क्या होते हैं हमारे? पार्टिकल। तो नंबर ऑफ एटम निकालने का लिए ये फॉर्मूला है। आपको मोलर मास गिवन हो, डब्ल्यू गिवन हो, एन आपको पता होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हो। पर एक बात और, कभी कभी ये आपको गिवन नहीं होता एम, मोलर मास। फिर क्या तो सर हम मोलर मास यहां से निकाल के यहां रख देंगे? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, एक फॉर्मूला और बना सकते हैं हम लोग। बताओ क्या? नंबर ऑफ एटम, देखो एम अपॉन एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? डी इंटू ए क्यू, डी इंटू ए क्यू इंटू जेड। मान लो मोलर मास गिवन ना हो और नंबर ऑफ एटम पूछे तो अब ये वाला फॉर्मूला लगा देना, क्या? डब्ल्यू इंटू जेड इंटू डी इंटू ए क्यू। आ गया समझ में? कोई डाउट है? आ गया? बिल्कुल सर। तो कुल मिला के अगर आपसे नंबर ऑफ एटम पूछते हैं तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। और ये कब लगाना है? जब आपको मोलर मास गिवन। ये तो गिवन हो गई मास, मास तो गिवन होगा, उसकी यूनिट होगी ग्राम। अगर मोलर मास साथ में गिवन है तो ये लगा देना। अगर मास के साथ डेंसिटी गिवन है तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना। ठीक है, आ गया समझ में? बिल्कुल सर। एक टाइप का और बनता है, ये पांचों टाइप का चाहे तो आप स्क्रीनशॉट मतलब देख लो, इसको आप लिख लो एक बार, उसके बाद वीडियो को पोस्ट करके लिखो। इसके बाद मैं बताता हूं क्या कि एक टाइप और है सर। कौन सा? जो कि एग्जाम में आया हुआ था, केस 6। केस 6 जो है नंबर ऑफ यूनिट सेल। बेटा नंबर ऑफ यूनिट सेल में बड़े धोखे खा जाते हैं। पूछो क्या? नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालते हो, उसके लिए आपको नंबर ऑफ एटम आना चाहिए। नंबर ऑफ एटम से आप जेड का डिवाइड कर दो, निकल आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ एटम निकाल के जेड का डिवाइड कर दो, निकल आएगा क्या? नंबर ऑफ यूनिट सेल। पर ये वाला फॉर्मूला तो तब लगाओगे ना जब आपको मास गिवन हो। नंबर ऑफ एटम तो तभी निकलते हैं जब मास। अगर नहीं गिवन हो तो फिर एक तरीका और है। क्या सर बताइए? वॉल्यूम ऑफ, हाँ मतलब पूरे क्रिस्टल का एकदम बात कर लो, और वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल का, 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम डिवाइड कर दो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी हम बताएंगे। ये दोनों में से कोई लगा सकते हो। जब मास गिवन हो तो ये वाला गिवन हो, तो बहुत ज्यादा हॉटस्पॉट होगी, मतलब हॉटस्पॉट कह दो, बहुत ज्यादा हॉटस्पॉट होगी। अब सर इतने सारे आपने केस बता दिए, अब इतने मतलब 6 टाइप के न्यूमेरिकल बनेंगे, हमें 6 न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे। बिल्कुल 6 के 6 न्यूमेरिकल करके अब हम तुम बताएंगे कि सर इन, और आप विश्वास मानो इससे ज्यादा वो नहीं घुमा सकते, इससे ज्यादा वो घुमा नहीं सकते। तो चलिए सर हम लोग करते हैं स्टार्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, चलिए 6 क्या, एक 2 तो इस पे बन जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सर करते हैं। चलिए सर, अभी तक हम लोगों ने जो केस पढ़े, 6 केस पढ़े, उस पे बेस न्यूमेरिकल है। ये आपके सामने 4 न्यूमेरिकल है, इसके बाद 2 न्यूमेरिकल हम लोगों को और करने हैं। सर इसमें है क्या, बहुत ध्यान से देखिएगा। न्यूमेरिकल को लगाने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट जरूरी है। पहला कि आप न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से पढ़ें। दूसरा कि जो वैल्यू गिवन है उसे लिखो, जो निकालनी उसे क्वेश्चन मार्क लगाओ, और फिर जो निकालनी है उसका फॉर्मूला क्या है, और फिर सर जो फॉर्मूला गिवन है क्या सारी वैल्यू गिवन है तो काम खत्म। देखिए चलिए सर स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग बात करें इससे पहले क्वेश्चन की, कॉपर क्रिस्टलाइज इनटू एफसीसी लेटेस्ट, यही मार्क कर लिया करो एफसीसी। हमने बोला था सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी। जब भी ये दिया जाए मतलब क्या गिवन है, जेड, तो आपको किसकी वैल्यू मिल गई, जेड की वैल्यू मिल गई कितनी, 4। एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू 4 होती है, तो ये गिवन वैल्यू है, क्या है, गिवन। ठीक है, विथ एज लेंथ, एज लेंथ तो आपको पता ही है, एज लेंथ क्या होता है सर, ए, क्या होता है, ए, 4 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ कॉपर, डेंसिटी निकालना है बेटा, क्या निकालना है, डेंसिटी निकालना है, ये आपको निकालना है। और कुछ गिवन है, Na की वैल्यू गिवन ही है आपको, एटॉमिक मास मतलब
बोला था मैंने, एटॉमिक मास भी हो सकता है, मोलर मास भी हो सकता है, दोनों को हम लोग डिनोट इक्वी से करेंगे एम से। तो 63.5 ग्राम पर मोल। तो यूनिट चेंज करने की तो कोई जरूरत है नहीं है, ये भी ग्राम में है, ये भी सेंटीमीटर से सीजीएस सिस्टम में है। चलिए सर, अब डेंसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। आप सभी को पता होगा डी इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एन ए। सर बिल्कुल पता है। एक बात और किया कीजिए कि ए क्यू की वैल्यू आप पहले ही से निकाल लिया करो, जिससे क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है। आप उसमें सॉल्व करोगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए सर, जेड गिवन है क्या सर? बिल्कुल गिवन है, जेड की वैल्यू में 4 गिवन है। सर एम गिवन है, एम भी गिवन है, एम गिवन है हमें 63.5, क्लियर है। ए सर, ए भी गिवन है 4 इंटू 10 की पावर -8 का होल क्यूब, बिल्कुल सर। और एनए की बात करें सर, एनए कितना है? एनए आपको गिवन है 6 इंटू 10 पावर 23। एक बात मैं बहुत आपसे ध्यान से बता दूं, मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने वाला, क्योंकि हम लोग को सिर्फ सीखना है क्वेश्चन को लगाना। जब आप इसको सॉल्व करोगे, आप हाथों से सॉल्व करो, कैलकुलेटर से सॉल्व करो, कोशिश करो कि आप खुद सॉल्व करो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 6.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 6.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर है। मेरा पर्पस कैलकुलेशन करना नहीं, मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि सर आपको क्वेश्चन लगाना आ जाए, क्लियर है। चलिए सर, तो यहां से ये हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्लियर है। आ गया सर, बिल्कुल आ गया। चलिए मैं इसको डार्क कर दूं तो आप ऐसे भी कर सकता हूँ, जिससे आपको दिखे कि लो सर पता ही नहीं चल रहा क्वेश्चन कौन सा है, सॉल्यूशन कौन सा है, ठीक है। अब तो दिख रहा, अब प्योरली दिख रहा। चलिए सर, इसकी बात करते हैं लोग। लो अब खुश, आप सब वेराइटी वाला दिख रहा है बिल्कुल। क्वेश्चन सेकंड, एन एलिमेंट विद डेंसिटी। देख लो, सबसे पहले जो वैल्यू गिवन है वही लिखनी है। डेंसिटी गिवन है सर हमें 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सर बिल्कुल। फॉर्म आ एफसीसी यूनिट सेल, एफसीसी मतलब जेड बराबर 4 सर। एफसीसी के लिए जेड बराबर 4, एससी के लिए 1 और बीसीसी के लिए 2। विथ यूनिट सेल एज लेंथ, एज लेंथ क्या होती है? ए सर, क्या होती है? ए। तो ए बराबर क्या बना? 4 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। ऐसा लग रहा है जैसे वही क्वेश्चन उठा के रख दिया, पर आंसर अलग अलग है। कैलकुलेट द मोलर मास, सर मोलर मास निकालना है, बहुत आसान है बेटा। फॉर्मूला तो पता है ना आप सबको, डी बराबर जेड इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एन ए। कोशिश किया करो कि ए क्यू की वैल्यू निकाल लिया करो, ए क्यू की डायरेक्ट रखा करो, यहाँ पे सॉल्व ना किया करो, ठीक है। चलिए क्या निकालना है? एम। तो एम बराबर क्या हो जाएगा बताओ? डी इंटू ए क्यू इंटू एन ए, ठीक है, अपॉन क्या? जेड, अपॉन जेड, क्लियर है। तो मैं डायरेक्ट रख दूं, बताओ क्या सर? डी की वैल्यू रख दूं, ए की वैल्यू रख दूं और एन ए की वैल्यू डाल दे रहा हूं क्योंकि वहां पे जगह नहीं है सर। तो बताइए डी कितना है? डी आपका सर गिवन है 2.8 और जेड कितना गिवन है आपका? सॉरी ए क्यू 4 इंटू 10 की पावर -8 का होल क्यूब और ये 2.8, क्लियर है। अपॉन, अपॉन क्या होगा बेटा? जेड, जेड की वैल्यू कितनी है? 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर जो आएगा वो लगभग आएगा 27 ग्राम पर मोल। देखिए मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने अभी आप मिटाल के फिर रखा है। कैसे? ये वैल्यू सारी यहां रख दी। तो एम बराबर क्या हो जाएगा? डी, डी की वैल्यू गिवन है, फिर ए क्यू, फिर एन ए और अपॉन जेड, क्लियर है। तो एम बराबर ही हुआ, मोलर मास आपका निकल आया 27 ग्राम पर मोल। आंसर आएगा लगभग 26 पॉइंट, पर आप उसको अप्रोक्सीमेट 27 लिख सकते हो, क्लियर है। सब दोनों न्यूमेरिकल आ गए, बचा है तीसरा न्यूमेरिकल। कौन सा? तीसरा। सर तीसरे न्यूमेरिकल में कुछ खास बात बिल्कुल होगी, कुछ खास होगी तभी तो वो 2 केस हो गए हमारे। अब कौन सा केस है? तीसरा। द डेंसिटी ऑफ कॉपर, बताइए क्या दिया गया आपको? सर डेंसिटी दी गई है 8.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर है, बिल्कुल। हैविंग एफसीसी, एफसीसी का मतलब बेटा जेड बराबर क्या है? 4। व्हाट इज द रेडियस? सर रेडियस निकालना है, ये सी का मतलब कॉपर है, C4 ना समझ लेना। हमने बोला था आपको अगर जब भी रेडियस बोले तो समझ लेना उससे पहले आपको क्या निकालना होगा? ए, क्योंकि ए निकलेगा तभी क्या निकलेगा? आर। तो जब भी बोले आर निकालना तो समझ लेना क्या निकालना? ए। तो पहले ए निकाल लो आप। सर ए कैसे निकलता है जरा? अच्छा, कॉपर का एटॉमिक मास मैंने लिखा नहीं क्योंकि इतने में लिख चुका हूं, तो कॉपर का एटॉमिक मास भी आपको पता होना चाहिए 63.5, क्लियर है। चलिए सर, फॉर्मूला हमारा होता है डी बराबर जेड इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एन ए, ठीक है, बिल्कुल सर। और डी बराबर आप ए क्यू को इस तरफ लेता हो तो ए क्यू बराबर हो जाएगा डी सॉरी जेड इंटू एम अपॉन डी इंटू
डी इंटू एन ए, ये हो गया फॉर्मूला। क्लियर है? अब आपको क्या रख दो, वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू निकल आएगी। देखो जरा ध्यान से, ए क्यू बराबर जेड की वैल्यू कितनी है 4 है सर, एम की कितनी है 63.5, और डी की वैल्यू बेटा कितनी है, डी की वैल्यू है सर क्या है, डेंसिटी 8.95, इसे 9 भी लिख सकते हो आप अप्रोक्स में चाहो तो, और एन ए 6 इंटू 10⁻23। क्लियर है सर? बिल्कुल आ गया, इतनी सारी वैल्यू आपको आ गई। अब सर सॉल्व करो इसे, यही सॉल्व करने में तो थोड़े जानने वाले हैं, सॉल्व करने में ही क्या होगी, हालत खराब हो जाएगी सर। आप इसको सॉल्व करोगे लगभग 4.71 इंटू 10 की पावर माइनस कितना आ जाएगा, -23 आ जाएगा। ठीक है, आप ए को सॉल्व करोगे और ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3.61। ठीक है, 3.61 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर आ गया। कोई डाउट है? सर क्या किया हमने, इस फॉर्मूले में रख के ए की वैल्यू निकाल ली, क्यूब निकालना आपको आना चाहिए। देखो हमने ए की निकाल ली, अब ए से निकालने के बाद बताओ क्या निकालेंगे सर, ए से आर निकालेंगे। फॉर्मूला आपको पता है? बिल्कुल सर, ए बराबर होता है कौन से के लिए, एफसीसी। एफसीसी के लिए ए आर में रिलेशन क्या होता है, 2√2r, 2√2r। तो आर बराबर हो जाएगा क्या, ए अपॉन 2√2। रख देना आप ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है 3.61 इंटू 10⁻8 अपॉन 2√2। आप जब रख दोगे तो आंसर आपका जो आएगा ना लगभग वो आएगा 128 एंगस्ट्रम। कितना आएगा 1.28 एंगस्ट्रम आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो मैं बोल ही दे रहा हूं, 1.28 एंगस्ट्रम। क्लियर है सर? हो गया सॉल्व। सॉल्व क्या हो गया, हो गया। तो न्यूमेरिकल लगाना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, न्यूमेरिकल में सबसे पहले वैल्यू हौच पौच हो गया वो एक अलग बात है, पर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा इसमें बताइए सर, बहुत आसान है, देखो पढ़ो क्वेश्चन को। एन एलिमेंट एक्स, मूलर मास गिवन है, मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। ठीक है, मूलर मास गिवन है, एम गिवन है आपको, ये क्या गिवन है सर, डेंसिटी गिवन है, और कुछ गिवन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ यूनिट। सर मतलब हमें जेड निकालना है। चलो ए गिवन है, क्या गिवन है बेटा, ए। क्लियर है? तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊं मैं सब, बिल्कुल। तो फॉर्मूला बेटा होता है डी बराबर जेड इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एन ए। बिल्कुल सर। और सर जेड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देख लो, ये सारी चीजें किस तरफ चली जाएंगी, इस तरफ से। तो डी इंटू ए क्यू इंटू एन ए अपॉन एम आ गया सर। और जेड बराबर डी की वैल्यू कितनी है, डेंसिटी डी बराबर है 6.23। ए कितना है सर, ए देख लो, एज लेंथ ये गिवन है। एज लेंथ का मतलब क्या होता है बेटा, ए गिवन है आपको 4 इंटू 10⁻8 का होल क्यूब। और एन एवोगाड्रो नंबर आपको याद होना चाहिए 6 इंटू 10⁻23, पर क्वेश्चन में गिवन होगा, इस बात का याद रखना 23। और क्या सर, एम कितना गिवन है, मूलर मास गिवन है सर 60। आप जब इसको सॉल्व करोगे, क्या करोगे सर सॉल्व, तो लगभग इसका आंसर आएगा 4 के बराबर। कितना, 4। ठीक है, तो 4 का नेचर कौन सा हो जाएगा, एफसीसी। तो एफसीसी बोल देंगे। ठीक है, चलिए क्लियर है? तो इसी तरीके से ये चारों न्यूमेरिकल सर खत्म हो गए। ठीक है, अब 2 केस और बचे, 2 केस पे न्यूमेरिकल हम लोग और कर लेते हैं। चलिए हम लोग सर आखिरी के 2 केस पढ़ते हैं कि उन पे बेस न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। बहुत ध्यान से देखिए सर, यहाँ न्यूमेरिकल तो एक है, हाँ एक ही न्यूमेरिकल में हम दोनों केस कवर करेंगे। सर कैसे, जरा ध्यान से देखो। पहले क्या वैल्यू गिवन है हम लोग वो लिख लें, जरा क्वेश्चन को देखो बहुत ध्यान से। एन एलिमेंट क्रिस्टलाइज इन बीसीसी लैटिस। एलिमेंट कहां पे, बीसीसी में है। तो देखो बीसीसी के लिए मतलब कितना होता है, जेड बराबर 2। सर बिल्कुल आ गया। विथ सेल एज का मतलब एज लेंथ ऑफ 500 पिकोमीटर। देखो ए की वैल्यू 500 पिकोमीटर में है। अब पिकोमीटर को या तो मीटर में चेंज करेंगे या सेंटीमीटर में, वो आने वाली यूनिट हमें बताएंगे कि किस में चेंज करेंगे। द डेंसिटी ऑफ एलिमेंट, डेंसिटी मतलब डी आपको गिवन है 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि डेंसिटी सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में कर देंगे, तो 500 इंटू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। इसी को आप लिख सकते हो 5 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। क्लियर है? हाउ मेनी एटम्स, आप देखो क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स। क्या निकालना है सर, नंबर ऑफ एटम्स। हम लोग पहले क्या करते थे सर, नंबर ऑफ एटम्स जब भी क्वेश्चन में बोला जाए और लोग जेड निकाल देते थे, बल्कि जेड गिवन होता था। आर प्रेजेंट इन 300 ग्राम। आपको पता है ये क्या है, मास गिवन है, नॉर्मल सी बात है 300 ग्राम। आप कह रहे हैं आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट। सर नंबर ऑफ एटम भी निकालना है और नंबर ऑफ यूनिट सेल। 2 क्वेश्चन हो गए ना, दोनों चीजें निकाल ली। तो एक एक करके सर दोनों निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम। बहुत आसान है सर, बहुत आसान।
अगर आपको याद हो, हमने दो फॉर्मूले बताए थे इसके। बिल्कुल सर, एक मोलर मास वाला, एक डेंसिटी वाला। तो हम लोग डेंसिटी गिवन है ना, तो सर डेंसिटी वाला लगाएंगे। कैसे? डब्ल्यू, अच्छा मान लो बाई चांस भूल जाओ, बाई चांस पेपर भूल जाओ, तो कैसे बनाओगे सर? मास गिवन है, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे और एवोगाड्रो के नंबर का मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ एटम निकल लाएंगे सर। क्योंकि मोलर मास और एन गिवन नहीं है, तो डेंसिटी वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से, जेड इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एन ए, इस वाले फॉर्मूले से एम अपॉन एन ए की वैल्यू कितनी है बताओ जरा, देखो, डी इंटू ए क्यू अपॉन जेड। सर ये वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ एटम का, क्या बन जाएगा सर? डब्लू ऊपर पहुंच जाएगा सर जेड अपॉन डी इंटू ए क्यू। ये फॉर्मूला आपको अगर डायरेक्ट याद हो तो डायरेक्ट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताइए जरा ध्यान से, डब्लू कितना गिवन है? डब्लू सर मास गिवन है 300 ग्राम, बहुत शाबाश सर। और जेड की वैल्यू सर 2 गिवन है, कितनी गिवन है? 2। और डी कितना गिवन है? डी गिवन है 7.5, बहुत आसान। अब ए की वैल्यू मैंने बोला था कि अगर कोशिश किया करो तो पहले क्यूब कर लो, नहीं आप यही क्यूब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब। क्लियर है? क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। चलिए आप इसको जब सॉल्व करेंगे, हम तो पहले से सॉल्व करें बेटे सर, 6.4 इंटू 10⁻23 आएगा नंबर ऑफ एटम। आ गया? बिल्कुल आ गया सर। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कुल मिला के हमारा आंसर तो आप भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या सीखना है? क्वेश्चन को सर कैसे लगाया जाता है, ना कि आंसर तो सही लाना है तुम्हें, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट सेल, हम तो रट के आते हैं आंसर, तुम्हें थोड़ी रट के जाना, पेपर कितने रटोगे, पर तरीका याद होना चाहिए। हम आंसर इसलिए रट के आते हैं कि जल्दी लग जाए क्वेश्चन, बस और कुछ नहीं है। नंबर ऑफ यूनिट सेल मैंने बताया था सर, नंबर ऑफ एटम आप निकाल लो, वहीं जेड का डिवाइड कर देना। बिल्कुल सर, नंबर ऑफ एटम कितने आए? 6.4 इंटू 10⁻23, और जेड सर हमारे कितने हैं? 2 हैं, तो आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻23, इतने यूनिट सेल है। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। तो इसी के साथ डेंसिटी के सारे न्यूमेरिकल क्या होते हैं? कवर होते हैं। क्या होते हैं? कवर। आ गया समझ में? बिल्कुल आ गया सर। अब सर हम लोग पढ़ते हैं डिफेक्ट इन सॉलिड। चलिए